हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं। ऑप्शन है कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में या गुप्त काल में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कनिष्क काल में। तो बुद्ध की मूर्तियां कनिष्क काल में बनवाई गई थीं। अन्य तथ्य है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की मूर्तियां बनवाना प्रारंभ किया था। इसके समय में सबसे पहले मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, जबकि कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला था, जहां गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट सॉल्व करवाना हो और ऑनलाइन टेस्ट देना हो, नोट्स प्राप्त करना हो या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आप मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है, तो जल्दी कीजिए और सीमित सीट है। तो धन्यवाद, सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीमित सीट है क्योंकि एक बैच में मात्र 20 लोगों को ही रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, जावा या अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जावा। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में स्थित है। अन्य तथ्य है, जावा बौद्ध का स्तूप जो विश्व का सबसे बड़ा तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि या देवनागरी लिपि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। तो संसार की सबसे पुरानी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। अन्य तथ्य हैं, संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदवाए थे, जिनको पढ़ने में सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है। ब्राह्मी, देवनागरी या पाली या संस्कृत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ब्राह्मी। तो अशोक स्तंभ पर लिखी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अन्य तथ्य है, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदवाए थे, जिन्हें पढ़ने में सबसे पहले सन 1937 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चैत्य को कहा जाता है पूजा घर, निवास स्थान या गर्भगृह या गैलरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पूजा घर। तो चैत्य को पूजा घर कहा जाता है। अन्य तथ्य है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों में जो वर्ग व्यापारियों और धनिकों का था, उन्होंने अनेक
कलापूर्ण भव्य स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया। कार्ले का चैत्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ के समान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल क्या है? तो ऑप्शन है सारनाथ उत्तर प्रदेश, गया बिहार, और ललित गिरी ओडिशा, या जयपुर राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सारनाथ उत्तर प्रदेश। तो भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल जो था वो सारनाथ उत्तर प्रदेश था। तो अन्य तथ्य है, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, धनुर्विद्या, ज्योतिष के लिए, या खगोल शास्त्र के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अर्थशास्त्र के लिए। तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य तथ्य हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। इन्होंने अर्थशास्त्र, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि पर महान ग्रंथों की रचना की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शन है बिहार, मंडप, बस्तियों में, या गर्भगृह में। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर ए, बिहार में। तो बौद्ध भिक्षु जो है बिहार में रहते थे। अन्य तथ्य है, एक स्तूप गुफा है जहाँ प्रार्थना और उपासना की जाती थी। इसके एक छोर पर एक स्तूप बना हुआ रहता था जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने का स्थान रहता था। स्तूप के हार तक दोनों ओर खंभे की पंक्तियां रहती थीं। इन स्तूप गुफाओं को चैत्य भी कहा जाता है। दूसरी विस्तार गुफा जहां बौद्ध भिक्षुक रहते थे और अध्ययन भी करते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सांची की सालभंजिका अच्छी आकृतियां किस काल की हैं? ऑप्शन है आंध्र काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी काल, या चंदेल काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, आंध्र काल। तो सांची की सालभंजिका अच्छी आकृतियां ये आंध्र काल की हैं। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेनगंज के जिले में स्थित है। सांची संपूर्ण विश्व में अपने स्तूप एवं अस्थि के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कला के सुंदर उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें आंध्र सातवाहन कालीन मूर्ति सालभंजिका यक्षी मूर्ति कला की उत्कृष्ट नमूना मानी जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सांची जाना जाता है। ऑप्शन है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे के खान के लिए, या विष्णु मंदिर के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बौद्ध स्तूप के लिए। तो सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। अन्य तथ्य हैं, आने वाली कई शताब्दियों तक एक विख्यात परीक्षण केंद्र के रूप में जाना जाने वाला सांची में संभवतः मौर्य सम्राट अशोक जो 237 से 236 ईसा पूर्व तक इनके द्वारा स्थल को स्तूप तथा स्तंभ निर्माण के लिए चुना गया था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अस्थियों पर बनाए गए 8 प्रारंभिक स्तूपों में से 7 को अशोक ने खुदवाया था और उनमें रखे हुए धातुओं को निकालकर उन्हें अपने बनाए असंख्य स्तूपों में रखवाया था जो इसके साम्राज्य में फैले थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। ऑप्शन है मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, आधुनिक काल में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मौर्य काल में। तो इंडिका नामक पुस्तक मौर्य काल में लिखा गया था। अन्य तथ्य है, इंडिका मौर्य काल से संबंधित है। इसकी रचना यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा की गई जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया है?
ऑप्शन है पटना, कसया, गया या सैदपुर भीतरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कसया। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम कुशया हो गया है, कसया हो गया है। तो अन्य तथ्य है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर कसया के नाम से जानी जाती थी। इस स्थल पर 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? ऑप्शन है 184 से 172 ईसा पूर्व, 175 से 150 ईसा पूर्व, 190 से 180 ईसा पूर्व, 194 से 184 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 184 से 172 ईसा पूर्व। तो शुंग स्कूल ऑफ आर्ट 184 से 172 ईसा पूर्व तक बढ़ा। तो अन्य तथ्य है शुंग स्कूल ऑफ आर्ट शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व के साथ बढ़ा है। पुण्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश में स्तूपों इत्यादि के निर्माण की में प्रगति हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्तूप किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन है समाधि का, चैत्य का या बिहार का या महापरिनिर्वाण का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये समाधि का। तो स्तूप क्या है? समाधि का प्रतीक है। अन्य तथ्य है स्तूप को टीला भी कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की समाधि बनी हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? ऑप्शन है गाय, मृग, अश्व या सांड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये गाय। तो सारनाथ स्तंभ पर गाय पशु की आकृति नहीं है। अन्य तथ्य है भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, बल्लरी में एक हाथी और चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह के ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, विदिशा, भोपाल या इंदौर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विदिशा। तो सांची स्तूप विदिशा में स्थित है। अन्य तथ्य है विरक्त जीवन तथा साधना से उपयुक्त शांत वातावरण एवं विदिशा जैसी समृद्ध नगरी के पास होने के कारण भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए सांची एक आदर्श स्थान बन गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सारनाथ पिलर कब बना? ऑप्शन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व बना था। तो अन्य तथ्य है सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक के समय का है। सम्राट अशोक का समय 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व का है। अतः सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है 9.5 मीटर, 9.6 मीटर, 9.7 मीटर या 9.8 मीटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 9.7 मीटर। तो अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। अन्य तथ्य है अशोका पिलर जो लौरिया नंदगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर अर्थात 32 फीट है। आधार में इस स्तंभ का व्यास 35 इंच और शीर्ष पर 26 इंच है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप हैं आकार में चौकोर, आकार में आयताकार, आकार में अर्धवृत्ताकार, आकार में त्रिभुजाकार।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आकार में अर्धवृत्ताकार। तो सांची के स्तूप जो हैं वो आकार में अर्धवृत्ताकार हैं। अन्य तथ्य है सांची स्तूप के स्तंभों के बीच में वृत्ताकार फलक और किनारों पर 3 सिलवटों वाले 2 अर्धवृत्ताकार फलक हैं। मूल रूप से सांची का स्तूप अशोक द्वारा लगभग उसी समय बनवाया गया था जब इसके पास अशोक स्तंभ खड़ा किया गया था, पर तब से परवर्ती काल लेकर अब तक इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, वहिरघम म्यूजियम वहिरघम, और लूवर म्यूजियम पेरिस, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, वहिरघम म्यूजियम वहिरघम। तो गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा वहिरघम म्यूजियम वहिरघम संग्रहालय में रखी गई है। अन्य तथ्य है गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा आज वहिरघम म्यूजियम में रखी गई है। इस मूर्ति का निर्माण काल 500 से 700 ईसा तक माना गया है। इसका भार 500 किलोग्राम से अधिक है। यह 2.3 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसे आपस में मिलाइए। गुप्त काल, शाहजहां काल, बीबी दोषी या राम किंकर बैज। तो दूसरे तरफ का ऑप्शन है वास्तुकला का सुनहरी युग, कला का सुनहरी युग, कुत्ते के साथ महिला या वास्तु। तो इसका ऑप्शन है पहला ये, बी, सी, डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये का सेकंड होगा, ये का सेकंड होगा, और बी का फर्स्ट होगा, और सी का फोर्थ होगा, और डी का थर्ड होगा। यानी कि गुप्त काल जो है वो कला का सुनहरी युग था, और शाहजहां काल जो है वास्तुकला का सुनहरी युग, और बीबी दोषी जो है वो वास्तुकला के लिए है, और राम किंकर बैज जो है कुत्ते के साथ महिला के लिए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अन्य तथ्य है गुप्त काल जो है वो कला का सुनहरी युग है, शाहजहां काल वास्तुकला का सुनहरी युग है, और बीबी दोषी वास्तुकार के लिए है, और राम किंकर बैज कुत्ते के साथ महिला के लिए हैं। शंको चौधरी महात्मा गांधी काशी के लिए, और तैयब मेहता ब्लू डायगनल सीरीज के लिए, और धीरेन्द्र देव वर्मन एटीए टेम्पल इन वाली के लिए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? ऑप्शन है मगरमच्छ, कछुआ, शेर या मछली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, मगरमच्छ। तो गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला मगरमच्छ जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है। तो अन्य तथ्य है गुप्तकालीन गंगा मूर्ति को मगर पर खड़ी दर्शाई गई है। अहिच्छता से प्राप्त विशाल आदमकद गंगा यमुना की त्रिभंग मुद्रा में मकर तथा कश्यप पर खड़ी मूर्तियां हैं। बेसनगर से प्राप्त प्रस्तर से निर्मित मूर्ति मकर वाहिनी गंगा त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हैं। उदयगिरि की गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कश्यप पर जल कंभ लिए प्रभावित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित है। उदयगिरि के गुहा भित्ति पर सागर देवता वरुण को घट लिए दर्शित है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के दीवार पर पूर्वी दीवार पर हिमालय में नर नारायण तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। दक्षिण दिशा की दीवार पर शेषनाग पर शयन करते चतुर्भुजी विष्णु, उल्टी दीवार पर गरुड़ बैठे विष्णु को नाग के चंगुल से गज की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में
मूर्तिकला तकनीकी और सौंदर्य दोनों ही दृष्टियों से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, वाकाटक काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुप्त काल। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है शुंग, गांधार, गुप्त या मौर्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुप्त। तो 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा गुप्त से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है कालीघाट, मध्य प्रदेश, पटना या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, कालीघाट। तो गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कालीघाट में पाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन है बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन शैली और तकनीकी, फिर देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी के मूर्तिकला और धर्म संघ। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर सी, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। तो गुप्त अवधि की मूर्तियों की जो है विशेषताएं हैं, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इसमें से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है उदयगिरि, उज्जैन, देवगढ़ या नचना ठाकुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, उदयगिरि। तो गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह उदयगिरि में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है गुप्त चित्रकार वर्णनात्मक दृश्यों की महत्व देते थे, सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित रखा गया है, गुप्त चित्रकला शैली में आभामंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है, सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तांबे द्वारा निर्मित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुप्त कला शैली में आभामंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। तो गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो सी वाला सत्य है, बाकी सब असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, रॉबर्ट क्लाइव या जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, स्टेला क्रैमरिस। तो अन्य तथ्य है, विष्णु धर्मांतर पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मांतर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाने वाली एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामपुरबा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, पटना संग्रहालय बिहार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। तो रामपुरबा बुल कैपिटल जो है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो अन्य तथ्य है, रामपुरबा बुल कैपिटल अशोक के 2 स्तंभों का जोड़ा है, जिसकी खोज 1876 में ACL क्लाइल ने की थी। यह अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त 7 अन्य पशु कैपिटल में से एक है। वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट या वाल्मीकि या कपिल मुनि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, कालिदास। तो मेघदूत कालिदास की रचना है। अन्य तथ्य है, कालिदास ने निम्नलिखित 7 ग्रंथों की रचना की थी: रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और मालविकनिमित्रम और विक्रमोर्वशीयम
तथा अभिज्ञान शकुंतलम, इनमें से प्रथम 2 महाकाव्य हैं, तत्पश्चात 2 खंड काव्य हैं और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ हैं। इन सभी की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और आप अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उस टारगेट को प्राप्त करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।